जिस इंसान से वेदांश हर कीमत पर मन्नत को दूर रखना चाहता था, किस्मत ने आज उसी की बाहों में मन्नत को ला खड़ा किया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या आने वाले तूफान की शुरुआत? जानने के लिए पढ़िए मन्नत है कि जुनून भाग 41। और इससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप मन्नत एक जुनून प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 41। समुद्र किनारे से निकलने के बाद आयुष की कार सीधे उसके फ्लैट के सामने आकर रुकी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अब तक खुद को संभाल कर रखने की उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और अगले ही पल धम घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसके हाथ में अभी वही रिवॉल्वर थी जो कुछ देर पहले उसने अपने ही बड़े भाई के सीने पर तानी थी। उसकी सांसें बुरी तरह कांप रही थी। अचानक उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैंने अपने ही भाई पर बंदूक तान दी। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गुस्सा, दर्द, पछतावा सब एक साथ उसके भीतर फट पड़ा। अचानक वह पागलों की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सामने रखा फूलदान उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। धड़ाम! कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, लेकिन उसके सीने की आग जरा भी कम नहीं हुई। उसने कांपते हाथों से रिवॉल्वर उठाई और गुस्से में सामने रखे एलईडी टीवी पर ट्रिगर दबा दी। ढाई! टीवी का शीशा चकनाचूर हो गया। ढाई! दूसरी गोली दीवार पर लगी। ढाई! तीसरी गोली कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी को चिरती हुई निकल गई। कुछ ही सेकेंड में पूरा फ्लैट गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा, लेकिन आयुष के दिल का शोर उन गोलियों से भी ज़्यादा खतरनाक था। उसने रिवॉल्वर अपने हाथ से दूर फेंक दी, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर वहीं फर्श पर बैठ गया। वह छोटे बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगा। क्यों भाई क्यों? उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब वेदांश ने बिना डरे खुद रिवॉल्वर की नाल अपने सीने पर रख दी थी और कहा था, चलो गोली चलाओ छोटे। आयुष ने दोनों कान कसकर बंद कर लिए। एक टूटी हुई आवाज़ में फिर चिल्लाया, आप चाहते तो आज मुझे गले लगा सकते थे भाई, चाहते तो मुझे रोक सकते थे, लेकिन नहीं। आपकी खामोशी ने फिर साबित कर दिया कि आपके लिए आज भी सबसे पहले सिर्फ मन्नत है, अपना छोटा भाई नहीं। क्यों नहीं रोका मुझे? क्यों जाने दिया? क्यों भाई क्यों? उसके सवाल कमरे में गूंज रही थी, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था। उसी समय कमरे के एक कोने में खड़ी सालू की आंखों में चमक कौंधी। समुद्र किनारे से उसी ने आयुष को यहाँ तक पहुँचाया था। कुछ देर तक वह चुपचाप उसे टूटते हुए देखती रही, फिर मन ही मन मुस्कुराई। अच्छा हुआ, मुझे डर था कि कहीं वेदांश की बातें सुनकर इसका दिल बदल न जाए, लेकिन नहीं। वेदांश ने अपनी खामोशी से ही इसके दिल में जहर और गहरा कर दिया। वह धीरे धीरे आयुष के पास पहुंची। चेहरे पर बनावटी हमदर्दी थी, आवाज़ में अपनापन, लेकिन इरादे जहर से भी ज़्यादा खतरनाक थे। उसने कहा, देख लिया आयुष, हमने जो कहा था सब सच निकला ना। तुम्हारे भाई को आज भी सिर्फ और सिर्फ मन्नत की फिक्र है। वह थोड़ी रुकी, फिर बहुत धीरे से बोली, लेकिन चिंता मत करो, अब बारी हमारी है। हम तुम्हारे भाई को ऐसी जगह लाकर खड़ा करेंगे जहां उन्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो मन्नत या फिर उनका परिवार। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। और इस बार उन्हें तुम्हें ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मन्नत उनकी ज़िंदगी से चली जाएगी उस दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भाई सब वापस मिल जाएंगे। सालू की बातें सुनकर आयुष खामोश हो गया। उसने सालू की किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी कसकर भिंची हुई मुठ्ठियाँ
और बर्फ जैसी ठंडी आंखें उसके भीतर उठ रहे तूफान की गवाही दे रही थी। वह बिना कुछ बोले बैल्कनी की ओर चला गया, जेब से सिगरेट निकाली, होठों में दबाई और लाइटर जलाकर पहला कस लिया। धुएं के साथ उसकी आंखों की नमी भी जैसे आसमान में खो गई। पीछे खड़ी सालू उसे देखती रही। फिर उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बहुत धीमे स्वर में खुद से कहा, मन्नत, ये इश्क इतना आसान नहीं है। ये आग का दरिया है और इस बार तुम कहीं नहीं जाओगी। सीधे मिस्टर एक्स के पिंजरे में कैद होने वाली हो। उसकी आंखों में सनक उतर आई। ऐसी कैद जहां से न तुम वेदांश तक पहुंच पाओगी और न वेदांश कभी तुम तक पहुंच पाएगा। वो हल्के से हंसी। बस एक बार तुम उस कैद में पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हारी और वेदांश की मोहब्बत सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। उसने अपनी उंगलियों से बालों की एक लट कान के पीछे सरकाई। और फिर वेदांश की जिंदगी में सिर्फ मेरी जगह होगी, जबकि तुम्हारी किस्मत का फैसला मिस्टर एक्स करेंगे। कुछ पल वह चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। सच कहूँ तो कई बार दिल करता है कि तुम्हें अपने हाथों से मार दूं, लेकिन अफसोस, मिस्टर एक्स ने साफ हुक्म दिया है, तुम्हें जिंदा चाहिए। उसने ठंडी हंसी हंसी। कोई बात नहीं, मौत तो एक पल का दर्द देती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगी जिसमें हर सांस मौत मांगेगी। इतना कहकर सालू की रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में बिखर रही थी। दवाइयों और रात भर के आराम की वजह से मन्नत का तेज बुखार उतर चुका था। दवाइयों और तेज बुखार की वजह से रात धुंधली सी याद बनकर रह गई थी। बहुत सी बातें उसकी यादों से फिसल चुकी थी, लेकिन कुछ एहसास अब भी उसके दिल में ताज़ा थे। उसे बस इतना याद था कि रात वेदांश उसके पास था और एक पल के लिए उसने उसे उसी अपनापन से जान कहकर पुकारा था। बाकी सब कुछ मानो धुंध में खो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की। जैसे वो सहारा लेकर उठी, कमजोरी की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। कुछ सेकेंड के लिए उसकी आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा छा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी उसकी नज़र सामने लगे बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे में वेदांश दिखाई दे रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। काली शर्ट, ग्रे वेस्ट कोट, हाथों में घड़ी बांधता हुआ, हमेशा की तरह शांत, सधा हुआ और रौबदार। उसी शीशे के जरिए वेदांश की नज़र भी बिस्तर पर बैठी मन्नत पर पड़ी। दोनों की आंखें एक पल के लिए शीशे में ही टकराई, लेकिन अगले ही पल वेदांश ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें फेर ली और फिर से टाई ठीक करने लगा। मन्नत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। कमजोरी अब भी थी, लेकिन उसके कदम सीधे वेदांश की ओर बढ़ गए। अगले ही पल वह बिना कुछ कहे उसके सीने से आ लगी। वेदांश के हाथ, जो अभी अपनी घड़ी ठीक करे थे, हवा में ही ठहर गए। उसने जैसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। कुछ क्षण वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर बहुत धीरे से उसने अपना एक हाथ मन्नत की पीठ पर रख दिया। उसी पल मन्नत ने उसके सीने से लगी लगी मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग वी। वेदांश की आंखें पल भर के लिए बंद हो गई। फिर उसने बेहद शांत स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग। मन्नत ने हल्का सा मुंह फुला लिया। वह अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। वह धीरे से बोली, बस गुड मॉर्निंग, जान नहीं कहेंगे। वेदांश की उंगलियां अनायास उसकी पीठ पर ठहर गई। मन्नत ने मासूमियत से आगे कहा, मुझे मालूम है, कल रात आपने मुझे जान कहा था। शायद मैं पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन आपकी वो एक आवाज़ मैं बेहोशी में भी सुन लूँगी। उसने मासूम उम्मीद से उसकी तरफ देखा। एक बार, सिर्फ एक बार कह दीजिए ना, गुड मॉर्निंग जान। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। वेदांश ने गहरी सांस ली। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपने ही दिल को समझा रहा हो। फिर बहुत नरमी से उसने मन्नत के कंधे को थामा और उसे अपने सीने से हल्का सा अलग किया। उसकी गहरी नज़रें सीधे मन्नत की आंखों में थी, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। बस उतनी ही शांत आवाज़ में पूछा, अब तबीयत कैसी है आपकी?
मन्नत ने अपने होठ हल्के से फुला लिए और मासूमियत से बोली, तबीयत तो ठीक है वी, लेकिन अगर आप मुझे एक बार जान कह देंगे ना तो शायद मेरी आधी बीमारी इसी पल ठीक हो जाएगी और डॉक्टर की आधी दवाइयाँ बच जाएगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और बच्चे की तरह मुस्कुराई। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बार वैसे ही बुला दीजिए जैसे कल रात बुलाया था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भरा गई। उस एक शब्द में मुझे अपना पूरा घर, पूरी दुनिया और आपका पूरा प्यार महसूस होता है वी। उसने उम्मीद भरी नज़रों से वेदांश को देखा। प्लीज़ वी, सिर्फ एक बार कह दीजिए ना, गुड मॉर्निंग जान। वेदांश की नज़रें लगातार उसी पर टिकी रही। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई, जैसे दिल अभी भी उसी एक शब्द को दोहराना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। मन्नत की आंखों की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। हल्की सी नमी उसकी पलकों पर उतर आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। फिर हल्के से हंसते हुए बोली, अरे ऐसे नज़रें तो मत फेरिए, मैंने कोई आपकी पूरी प्रॉपर्टी थोड़ी मांग ली है, सिर्फ एक छोटा सा जान ही तो मांगा था। फिर वो खुद ही हल्की सी हंस दी। खैर कोई बात नहीं वी, अगर आप अभी नहीं कहना चाहते तो मत कहिए। मैं भी चाहती हूँ कि जिस दिन आप मुझे फिर से जान कहे उस दिन वो शब्द आपके दिल से निकले, सिर्फ मेरी जिद पूरी करने के लिए नहीं। वेदांश की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। उसकी आंखें और गहरी हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मन्नत ने फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा छोड़िए, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर हम साथ में ऑफिस चलेंगे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराई। आप मेरा इंतज़ार करेंगे ना? वेदांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो खुद को समझा रहा हो। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, नहीं। मन्नत की मुस्कान वहीं थम गई। नहीं? नहीं का मतलब? आप मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे? वेदांश ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं का मतलब आप आज ऑफिस नहीं जाएंगी। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, आप घर पर आराम करेंगी। मन्नत ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं थक जाऊंगी तो मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करूँगी, आपके केबिन में चुपचाप बैठी रहूँगी, दवा भी समय पर खाऊंगी। फिर उसने मुस्कुराकर शरारत से कहा, और आपको निहारती रहूँगी। वैसे भी यही तो मेरा फुल टाइम काम है वी, लेकिन मुझे जाना है। आप जहाँ कहेंगे वहीं बैठी रहूँगी। अगर ज़्यादा थक गई तो आपके कंधे पर ही सो जाऊँगी, लेकिन पूरे दिन आपसे दूर घर पर अकेली नहीं रहना चाहती। वेदांश की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। मन्नत ने फिर धीरे से कहा, प्लीज़ वी, मुझे घर पर अकेला मत छोड़िए, सच में बहुत बोर हो जाऊंगी। वेदांश ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ पहले की तरह शांत थी, लेकिन उसमें आदेश साफ झलक रहा था। मैं आपसे राय नहीं मांग रहा हूँ। वह एक पल रुका, फैसला सुना रहा हूँ। इतना कहकर वो वापस शीशे की तरफ मुड़ा और अपनी टाई ठीक करने लगा। मन्नत कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आई। उसने इधर उधर देखा, फिर पास रखी छोटी सी स्टूल खींचकर शीशे के सामने रख दी और उस पर चढ़कर वेदांश के बिल्कुल सामने आंख खड़ी हुई। उसकी अचानक की हरकत से वेदांश के हाथ वहीं ठहर गए। वह बिना कुछ बोले उसे देखने लगा। मन्नत ने बिना उसकी इजाज़त मांगे उसकी टाई अपने हाथों में ले ली। धीरे धीरे बहुत सलीके से वह उसकी टाई बांधने लगी। वेदांश की आंखें अनायास ही धुंधली होने लगी। 3 साल पहले हर सुबह यही जिद होती थी, वी, टाई मैं बांधूंगी। और जब वो टेढ़ी मेढ़ी टाई बांध देती तो वेदांश हंसते हुए उसे ठीक करता और मुस्कुराकर कहता, मेरी जान तो अब एक्सपर्ट हो गई है। आज इतने साल बाद वो छोटे छोटे हाथ फिर उसकी टाई संवार रहे थे। बस फर्क इतना था, तब दोनों के चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान होती थी और आज दोनों के दिलों में अनकहा दर्द था। मन्नत ने टाई ठीक की, हल्के से कॉलर सीधा किया और संतुष्टि से मुस्कुराकर बोली, हो गया। फिर शरारत से उसकी तरफ देखते हुए बोली,
अब तो बोनस बनता है। वेदांश चुप रहा। मन्नत ने होठ फुला लिए। याद है नवी, पहले जब भी मैं आपको टाई बांधती थी तो आप मुझे बोनस देते थे। वेदांश ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि मन्नत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपने नन्हे से हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। दोनों की नजरें मिली। एक पल, दो पल, मानो समय वहीं ठहर गया। मन्नत की आंखों में शिकायत भी थी, मोहब्बत भी थी और उसे खो देने का डर भी। अगले ही पल उसने धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट होकर किस करने लगी। वेदांश की आंखें पल भर के लिए फैल गई। उसे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी पलकों ने खुद ब खुद आंखों को ढक लिया। उसका बरसों से संभलता हुआ दिल एक पल के लिए उसकी सारी नाराजगी पर भारी पड़ गया। उसके हाथ अनजाने में मन्नत की कमर तक उठे, फिर वहीं ठहर गए। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उस पल मन्नत की मासूम मोहब्बत के आगे उसकी सारी दीवारें कमजोर पड़ने लगी। कुछ क्षण बाद वेदांश को अचानक मन्नत की तेज सांसें महसूस हुई। कमजोरी की वजह से उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। वह तुरंत संभल गया। उसने बेहद नरमी से उसे अपने से थोड़ा दूर किया। मन्नत बुरी तरह हाँफ रही थी। बुखार उतर चुका था, लेकिन कमजोरी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे और सांसें अभी तक सामान्य नहीं हुई थी। वेदांश ने उसे गहरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन होठ अब भी खामोश थे। मन्नत मुस्कुरा दी और बोली, आप चाहे जितना इग्नोर कर लीजिए, लेकिन मुझे आपको मनाना आता है वी। ऑफिस नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे नाराज रहना ज़्यादा दिन आपके बस की बात नहीं है मिस्टर राठौर। उसने शरारत से आंख मारी। चैलेंज है। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई वॉशरूम की तरफ भाग गई और वेदांश वहीं खड़ा शीशे में खुद को देखता रह गया। उसने अनायास से अपने होठों को उंगलियों से छुआ, फिर एक लंबी भारी सांस उसके सीने से निकल गई। चेहरा अब भी वैसा ही सख्त था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वह कुछ पल तक बिना पलक झपकाए आईने में खुद को देखता रहा। शायद वह अपने ही दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली, एक बार वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने सारे जज्बातों को सीने में दफन करके भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। वहीं वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही मन्नत ने धीरे से अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे वॉश बेसिन तक पहुंची। दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया और झुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कमजोरी अभी भी उसके शरीर पर हावी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसके दिल की थकान उसे तोड़ रही थी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द उतर आया था। उसने अनायास अपनी उंगलियां अपने होठों पर फेर दी। अभी कुछ पल पहले उन्हीं होठों ने वेदांश के होठों को छुआ था, लेकिन उस स्पर्श में उसे वह जवाब नहीं मिला जिसकी उसे बरसों से आदत थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसे आज भी सब याद था, जब भी वो अचानक वेदांश को चूम लेती। वेदांश कभी उसे यूं जाने नहीं देता था, उल्टा वह उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी सारी शिकायतें उसी पल भुला देता। उसकी शरारत, उसकी जिद, उसकी झुंझुलाहट सब वेदांश की मुस्कान बन जाती थी। कई बार तो मन्नत झुंझुलाकर कहती, वी बस भी कीजिए, और वेदांश उसे और ज़्यादा छेड़कर हंसने लगता। उन दोनों के बीच के वो पल कितने खूबसूरत, कितने बेफिक्र और कितने अपने हुआ करते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। आज उसने उसे अपने पूरे दिल से छुआ, फिर भी वेदांश ने खुद को रोक लिया। यही बात उसके दिल में सबसे ज़्यादा चुभ रही थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खुद को संभालते हुए आईने में अपनी ही आंखों में देखा और धीरे से बुदबुदाई, मुझे डर लग रहा है वी, बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मुझसे इतनी दूर मत हो जाइए। आपकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी आवाज़ कांप गई।
मैं चाहती हूँ कि आपको सब कुछ बता दूँ, 3 साल पहले जो हुआ उसकी एक एक बात, लेकिन आप मुझे एक मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक आंसू उसकी पलकों से फिसलकर गाल पर आ गिरा। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, इतनी बड़ी कि शायद खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्या हमारी मोहब्बत मुझे सिर्फ एक मौका भी नहीं दे सकती? उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ दिए, फिर गहरी सांस लेकर खुद को सीधा किया। इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ वही पुरानी जिद भी लौट आई। उसने आईने में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं राव के कैंप से मुंबई लौटी थी, जब मुझे आपसे बहुत नाराज़गी थी, बहुत गुस्सा थी, यहाँ तक कि मुझे आपसे नफरत भी हो गई थी। तब आपने मेरा भरोसा और मेरी मोहब्बत वापस जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया था। मेरे हर गुस्से को सहा, हर सज़ा को बिना शिकायत स्वीकार किया, कभी हार नहीं मानी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। तो अब मेरी बारी है वी, अब मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जितना वक्त लगे। मैं आपका भरोसा फिर से जीत कर रहूँगी और उस दिन आप खुद मुझे फिर से जान कहकर पुकारेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों में बची नमी पोंछी, एक गहरी सांस ली और पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत होकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। वहीं वेदांश सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में आ गया। डाइनिंग हॉल में लगभग पूरा राठौर परिवार पहले से ही मौजूद था। सभी नाश्ता कर रहे थे। वेदांश हमेशा की तरह शांत कदमों से अपनी कुर्सी तक पहुंचा और बिना कुछ बोले बैठ गया। एक नौकर ने तुरंत उसके सामने नाश्ता और ब्लैक कॉफ़ी रख दी, लेकिन वेदांश की नज़र प्लेट पर नहीं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर थी। वह किसी जरूरी रिपोर्ट को स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसके बगल में बैठी सहानी ने मुस्कुराकर कहा, भाई। वेदांश ने तुरंत मोबाइल से नज़रें उठाई। जैसे उसकी नज़र सहानी पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जी बच्चा, बताइए क्या बात है? सहानी ने होठ भींचते हुए शरारती अंदाज में कहा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वेदांश ने बिना देर किए मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसका पूरा ध्यान अब सहानी पर था। बोलिए, क्या बात करनी है? सहानी हंस पड़ी। अभी नहीं भाई, इस वक्त आपका पूरा दिमाग ऑफिस में होगा और मुझे जो बात करनी है उसे सुनने के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। वेदांश ने कुर्सी की बैक से टिकते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरे पास अभी भी आपके लिए पूरा वक्त है। बोलिए, काम बाद में भी हो जाएगा। सहानी ने प्यार से सिर हिलाया। नहीं भाई, शाम को आराम से बात करेंगे, अभी आप ऑफिस जाइए। तभी नूतन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अब आपको भी ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए सहानी, आपकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब धीरे धीरे राठौर एंटरप्राइजेज की जिम्मेदारियां संभालिए। उनकी बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। सहानी ने एक नज़र वेदांश की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछी, तो बताइए भाई, मैं कब से राठौर एंटरप्राइजेज ज्वाइन करूं? सभी की नज़रें अब वेदांश पर टिक गई थी। वेदांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है बच्चा? राठौर एंटरप्राइजेज आपका अपना ही तो है। जब मन करे तब ऑफिस आइए, जो सीखना हो सीखिए और जितनी जिम्मेदारी उठाना चाहे उतनी उठाइए। इस घर पर और इस कंपनी पर आपका उतना ही हक है जितना मेरा। वेदांश की बात सुनते ही नूतन जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वहीं सहानी की आंखें हल्की सी नम हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, थैंक यू भाई, लेकिन मैं सब कुछ आपके भरोसे पर ही सीखना चाहती हूँ। गलती करूँ तो डांटिएगा भी। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया, डांटना पड़े इतनी नौबत मत आने दीजिएगा। बाकी जहाँ मैं हूँ वहाँ आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सहानी ने कहा, यस बॉस। उसकी हरकत देखकर डाइनिंग टेबल पर हल्की सी हंसी गूंज उठी। वहीं नूतन जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर कल से ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां भी समझ आ जाएगी। वेदांश ने भी सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन अंगद ने वेदांश की बात सुनी तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ बाहर थी, अंदर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सहानी की तरफ देखा और मन ही मन बोला, नहीं, बराबर का हक नहीं, पूरा राठौर एंटरप्राइजेज मेरी बेटी का होना चाहिए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उतर आई।
वेदांश और मन्नत के लौट आने के बाद जो रास्ता बंद हो गया था अब उसे फिर से खुलना होगा। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे भिज गई। बस एक बार डोमिनियन एंटरप्राइजेस का मेन डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद पूरा डोमिनियन एंटरप्राइजेस मेरी उंगलियों पर नाचेगा। उसने बिना किसी भाव के नाश्ते की प्लेट की तरफ देखा, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। तभी सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। मन्नत धीरे धीरे नीचे उतरकर डाइनिंग हॉल में आ गई। उसे देखते ही वेदांश की नज़र अनायास ही उसकी तरफ उठी। बस एक पल, फिर उसने तुरंत अपनी नज़रें प्लेट पर झुका ली और ऐसे खाने लगा मानो काफ़ी देर से नाश्ता कर रहा हो, जबकि सच यह था कि अब तक उसने अपनी प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया था। वह उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह जताना नहीं चाहता था। मन्नत की नज़र सबसे पहले वेदांश की प्लेट पर गई। उसे खाते देखकर उसके होठ हल्के से फूल गए। मेरा इंतजार भी नहीं किया वी, उसने मन ही मन शिकायत की। फिर वह अपनी कुर्सी की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं ठिठक गए। वहीं वेदांश के ठीक बगल वाली कुर्सी, जिस पर हमेशा सिर्फ वही बैठती थी, उस कुर्सी के पास इस वक्त सालू खड़ी थी और उसकी नज़रें सीधे मन्नत पर टिकी थी। उसके होठों पर एक तिरछी चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, जैसे बिना कुछ कहे ही कह रही हो, अब ये जगह तुम्हारी नहीं रही। मन्नत का चेहरा पल भर में तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियाँ अनजाने में भिज गई। फिर उसकी नज़र वेदांश पर गई। वो अब भी पूरी तरह मोबाइल में बिजी था, जैसे उसे अपने आसपास की किसी चीज़ से कोई मतलब ही ना हो। मन्नत ने उसे दर्द भरी नज़रों से देखा। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई और मन ही मन बोली, ये ठीक नहीं कर रहे आप भी, क्या अब मेरी जगह पर उसे बैठाएंगे? उसकी आंखें भर आई। इतने नाराज़ हैं मुझसे कि अब मेरे साथ बैठना भी नहीं चाहते। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद को संभालते हुए मन ही मन बोली, ठीक है, जितनी मनमानी करनी है कर लीजिए, जितना दर्द देना है दे दीजिए। लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी जिद लौट आई, मुझे अपना हक वापस लेने आता है और अपनी जगह भी। इतना सोचकर उसने सालू की तरफ एक तीखी नज़र डाली। वही सालू अब भी उसी तिरछी मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में साफ चुनौती थी, जैसे वो जानबूझकर मन्नत के सब्र की परीक्षा ले रही हो। वही मन्नत सालू को एक ठंडी चेतावनी भरी नज़र से देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी। सालू के होठों पर जिद की मुस्कान फैल गई। आ जाओ, उसने मन ही मन सोचा, आज तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा ही देती हूँ। जैसे ही उसने जल्दी से वेदांश के बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, उसी पल वेदांश, जिसकी नज़र अब भी मोबाइल की स्क्रीन पर थी, उसने बिना ऊपर देखे टेबल के नीचे से अपने पैर से कुर्सी को हल्का सा पीछे सरका दिया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी की नज़र उस पर नहीं गई और अगले ही पल धड़ाम, सालू पूरी ताकत से फर्श पर जा गिरी। आह! उसकी दर्द भरी चीख पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। सबकी नज़रें एक साथ सालू पर टिक गई और उधर वेदांश अब भी पूरी शांति से अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे इस घटना से उसका कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन मन्नत, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक पल के लिए तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि सालू गिर गई हो। उसने अपने होठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी खिलखिलाहट पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। वह पेट पकड़कर हंसने लगी। सहानी ने पहले सालू को देखा, फिर हंसती हुई मन्नत को। उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। मनु बिल्कुल नहीं बदली, उसने मन ही मन सोचा। वहीं नूतन जी घबराकर तुरंत सालू के पास पहुंची। सालू, तुम ठीक तो हो ना? सालू ने दर्द से अपनी कमर पकड़ रखी थी। चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी जी आंटी, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ अपमान भी साफ झलक रहा था। उसी समय नूतन जी की नज़र मन्नत पर पड़ी, जो अब भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा, मन्नत, किसी के गिरने पर भी कोई ऐसे हंसता है? मन्नत ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, फिर सालू की तरफ देखकर बिल्कुल मासूम चेहरा से बोली, अरे मैं क्या करूं? जिसकी औकात ही बार बार गिरने की हो, उसे उठाऊं या उस पर तरस खाऊं? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधे सालू के आत्मसम्मान पर चोट कर रहा था।
पूरा डाइनिंग हॉल एकदम शांत हो गया। सब लोग हैरानी से मन्नत को देखने लगे। सहानी बिल्कुल सामान्य थी। उसे तो बचपन वाली वही बेबाक मनु दिखाई दे रही थी जो सामने वाले को जवाब देने से कभी नहीं डरती थी। वहीं सालू की मुठ्ठियां कस चुकी थी। उसकी आंखों में अपमान, गुस्सा और जलन एक साथ तैर रहे थे। और वहीं मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठे वेदांश के होठों के कोने अनजाने में हल्के से ऊपर उठ गए। इतनी हल्की मुस्कान की अगर कोई ध्यान से भी देखता तो शायद यकीन नहीं कर पाता कि शहर का सबसे सख्त इंसान अभी अभी अपनी जान की बात पर मुस्कुराया हो। तभी नूतन जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से से मन्नत की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम कभी नहीं बदल सकती हो मन्नत, बिल्कुल पहले जैसी हो। वही बेपरवाह, वही जुबान, वही अकड़। किसी के दर्द का भी जरा सा एहसास नहीं है तुम्हें। लेकिन मन्नत पर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं हुआ। वह अभी भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। आंखों के कोने पर आंसू आ गए थे, लेकिन वह हंसी के थे। वह सालू को देखकर फिर हंस पड़ी। सॉरी, लेकिन यह सीन सच में बहुत फनी था। पूरा डाइनिंग हॉल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हंसने वाली क्या बात हो गई। लेकिन उसी हॉल में एक चेहरा ऐसा भी था जिसका रंग पल भर में उड़ चुका था। अंगद। उसकी उंगलियां अनजाने में चमच पर कस गई। नजरें बिना पलक झपकाए सिर्फ मन्नत पर टिकी थी। नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके दिमाग में पिछले 2-3 दिनों से हर घटना बिजली की तरह कौंधने लगी। मन्नत का बेखौफ अंदाज, सालू को खुली चुनौती देना, डोमिनियन एंटरप्राइजेस की मालकिन वाली बात, और अब उसका वही पुराना निडर, शरारती और बेबाक रूप। अंगद ने मन ही मन दांत भींच लिए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, मन्नत की यादाश्त वापस आ चुकी है। वह सिर्फ सबसे छिपा रही है। उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई। अगर ये सच है तो इसका मतलब हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल बना लिया ताकि कोई उसके मन में उठ रहे तूफान को पढ़ ना सके। वहीं नूतन जी ने गुस्से से मन्नत को घूरकर देखा। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने सालू का हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं सालू दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन जैसे वो मन्नत के सामने से गुजरी, मन्नत ने बेहद मासूम सा चेहरा बनाया और चुपके से उसे एक आंख मार दी। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, देख लिया, मेरे वी के पास आने की कोशिश भी मत करना, वह जगह सिर्फ मेरी है। सालू का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसकी मुठ्ठियां इतनी कस चुकी थी कि नाखून हथेलियों में धंस गए। लेकिन नूतन जी के साथ होने की वजह से वह कुछ कह भी नहीं सकी। उधर मन्नत पूरे रौब से चलती हुई आई और बिल्कुल उसी कुर्सी पर बैठ गई जो हमेशा से उसकी थी। बैठते ही उसने बड़े आराम से प्लेट अपनी तरफ खींची और फिर सालू की तरफ देखकर फिर से वही मासूम सी मुस्कान दे दी। सालू ने पलटकर उसे एक बर्फ जैसी ठंडी नज़र से देखा, जबकि मन्नत उसे बच्चे की तरह मुंह बनाकर चिढ़ा रही थी। ये सब देखकर सहानी के चेहरे पर अन्यास मुस्कान आ गई। वह मनी मन हंसते हुए बोली, मनु बिल्कुल नहीं बदली, आज भी भाई को लेकर उतनी ही पजेसिव है। भाई के आसपास किसी और को भटकने तक नहीं देती। फिर उसकी नज़र एक पल के लिए सालू पर गई। सॉरी सालू, आपके लिए सच में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगी। भाई और मनु की दुनिया में तीसरे इंसान के लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। इतना सोचकर सहानी मुस्कुरा दी और आराम से अपना नाश्ता करने लगी। वहीं जैसे ही मन्नत ने अपनी प्लेट का आखिरी निवाला खाया, वेदांश की नज़र अन्यास से उसके प्लेट पर गई। यह देखकर कि उसने पूरा नाश्ता खत्म कर लिया है, उसके चेहरे पर एक पल के लिए अनदेखी सी तसल्ली उभरी। फिर बिना मन्नत की तरफ देखे सामने रखा जूस का गिलास उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। एक शब्द भी नहीं कहा। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ गिलास थाम लिया, लेकिन उसकी आंखें वेदांश पर ही ठहर गई। तभी सहानी ने पूछा, मन्नू तुम भी ऑफिस जा रही हो? मन्नत कोई जवाब देती उससे पहले ही वेदांश की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, नहीं बच्चा, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ये घर पर ही आराम करेंगी, अब मैं निकलता हूँ। किसी के कुछ कहने से पहले ही वह अपने सधे हुए कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। मन्नत उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर उसने धीरे से होठ फुलाए और मन ही मन बड़बड़ाई, मुझे पहले से ही पता था, मुझे ऑफिस लेकर नहीं जाएंगे। उसने लंबी सी सांस छोड़ी
और जूस का आखिरी घुट पी लिया। उसी समय सहानी ने भी अपना नाश्ता खत्म किया। तभी मन्नत अचानक उसकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में फिर वही शरारती चमक लौट आई और बोली, सहानी चलो ना, शॉपिंग चलते हैं। सहानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या अभी? फिर उसने मन्नत के माथे को देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो भाई ने साफ कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, ऐसे में शॉपिंग? मन्नत तुरंत मुस्कुरा दी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। उसने दोनों हाथ फैलाकर जैसे खुद को साबित करना चाहा। बस हल्का सा फीवर था, दवा खा ली है, अब कुछ नहीं होगा मुझे। फिर उसने हंसते हुए कहा, और तुम तो जानती हो अपने भाई को, छोटी सी बात पर ऐसे घबरा जाते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो गई हो मुझे। सहानी अब भी उसे संदेह से देख रही थी। मन्नत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह बोली, प्लीज़ ना, घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, चलो ना, अमृता को भी बुला लेती हूँ, पंखुड़ी को भी और जैस्मिन को भी, हम सब साथ मिलेंगे तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन जैसे उसने अमृता का नाम लिया, सहानी की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने हैरानी से पूछा, अमृता? मन्नत मुस्कुराई। चल, रास्ते में तुझे उसके बारे में सब बताती हूँ, अभी जल्दी चल, वरना आधा दिन यही निकल जाएगा। दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल गई। तभी सहानी उसके उत्साह को देखकर मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन अगर जरा भी तबीयत खराब लगी ना मनु, तो उसी वक्त वापस घर आएंगे। मन्नत खुशी से उछल पड़ी। पक्का। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक एक करके सबको कॉल मिलाने लगी। वहीं वेदांश की कार जैसे डोमिनियन एंटरप्राइजेज की पोर्च में आकर रुकी, उसी वक्त उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ राठौर मेंशन का एक बॉडीगार्ड था। बॉस, अभी अभी मन्नत मैम सहानी मैम के साथ मेंशन से निकल गई है। बस इतना सुनना था कि वेदांश की भवें गहरी सिकुड़ गई। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया और सिर से टिकाकर आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। उसके होठों से धीमे लेकिन झुंझुलाए स्वर में निकला, जानता था, कहा था घर पर आराम कीजिए, लेकिन नहीं, इनकी जिद के आगे किसी की कहाँ चलती है। उसने एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने उसी नंबर पर दोबारा कॉल लगाया। कुछ ही देर तक सामने वाले की बातें सुनता रहा। जैसे जैसे उसे पता चला कि मन्नत अकेली नहीं है, उसके साथ सहानी, अमृता, पंखुड़ी और जैस्मिन भी है, उसके चेहरे की कड़ी रेखाएं थोड़ी ढीली पड़ गई। फिर भी उसकी चिंता जरा भी कम नहीं हुई। वह मन्नत की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने तुरंत शिव का नंबर मिलाया। कॉल जुड़ते ही बिना भूमिका बांधे बोला, शिव, कुछ लोगों को सिविल ड्रेस में तुरंत भेजो। मिस मन्नत, सहानी और बाकी सब जहां भी जाए, दूर से उन पर नज़र रखी जाए। ध्यान रहे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए लोग लगाए गए हैं। कोई दखल नहीं देगा, बस हर पल उनकी मूवमेंट पर नज़र रखे। उधर से शिव ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, यस किंग, अभी इंतज़ाम करता हूँ। कॉल कटते ही वेदांश ने एक बार फिर कार की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में वही छिपी हुई चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जिसे हर बार वह अपने सख्त चेहरे के पीछे छिपा लेता था। वो भले ही मन्नत से दूरी बना रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा आज भी उसकी पहली जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर सहानी, मन्नत, पंखुड़ी और अमृता शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल पहुंच चुकी थी, लेकिन मन्नत के चेहरे की हल्की सी थकान अब भी साफ दिखाई दे रही थी। कमजोरी अभी भी उसके शरीर में थी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ रखी थी। आखिर आज इतने दिनों बाद वो घर से बाहर निकली थी। जैसे ही सहानी की नज़र सामने खड़ी अमृता पर पड़ी, उसके चेहरे पर चमक दौड़ गई। मन्नत रास्ते भर उसे अमृता के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। अमृता ने मुस्कुराते हुए सहानी को देखा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग गई। सहानी ने मुस्कुराकर कहा, सच में तेरा कमबैक देखकर बहुत खुशी हो रही है। अमृता भी मुस्कुरा दी। कमबैक सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी हुआ है, और यकीन मान, तुझे वापस देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। दोनों हंस पड़ी। वहीं पंखुड़ी ने आगे बढ़कर मन्नत को गले लगा लिया। फिर थोड़ा पीछे हटते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा। तेरी तबीयत कैसी है? अभी भी कमजोरी लग रही है, तुझे बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? मन्नत ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में रहती तो बोर हो जाती। वैसे भी वे मुझे ऑफिस जाने देने वाले नहीं थे, कम से कम इस बहाने बाहर तो निकल आई और तुम सबसे मिल भी लिया। इतने में पीछे से एक आवाज़ गूंजी, और मैं?
सबने पलटकर देखा। जैस्मिन उनकी तरफ चली आ रही थी। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सबसे गले मिलने के बाद उत्साहित होकर बोली, वैसे आज मैं तुम सबको एक खुशखबरी भी देने वाली हूँ। मन्नत ने तुरंत हंसते हुए कहा, वाह, रात भर में इतनी बड़ी खुशखबरी भी तैयार हो गई। जैस्मिन शर्मा गई और बोली, अरे नहीं, वैसी वाली खुशखबरी नहीं। मैंने और मैंक ने हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। एक पल के लिए सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या? सहानी सबसे पहले उछल पड़ी। सच में? जैस्मिन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ, अब और इंतजार नहीं होता। हमने सोचा जल्दी से शादी कर लेते हैं। ये कहते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे देखकर सब जोर जोर से हंस पड़े। पंखुड़ी ने चुटकी ली। लगता है अब शादी का सीजन शुरू होने वाला है। मन्नत भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच में बहुत दिन बाद इतनी खुशी मिली है। कुछ ही पलों में पांचों लड़कियां हंसी मजाक में खो गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी मॉल के दूसरे फ्लोर पर एक जोड़ी गहरी और बेहद ठंडी निगाहें लगातार सिर्फ मन्नत को देख रही थी। वो शख्स भीड़ में पूरी तरह छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो इरादा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। 2 घंटे गुजर चुके थे। लगभग सभी की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। हर किसी के हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे। पंखुड़ी और जैस्मिन अब भी किसी नई ड्रेस को लेकर बहस कर रही थी। अमृता और सहानी हंसते हुए उन्हें देख रही थी, लेकिन मन्नत के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। वह लगातार मुस्कुरा तो रही थी, पर उसके सिर में तेज चक्कर उठ रहे थे। उसने एक हाथ से अपना माथा दबाया, दूसरे हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग अचानक भारी लगने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। मनु, सहानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मन्नत का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसी क्षण 2 मजबूत बाहों ने आगे बढ़कर उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। मन्नत लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जैसे उसे किसी अनजान स्पर्श का एहसास हुआ, उसकी पलकों ने हल्की सी हरकत की। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उधर पंखुड़ी, सहानी, अमृता और जैस्मिन भी घबराकर तुरंत उसके पास आई। पंखुड़ी ने घबराते हुए पूछा, मनु, तू ठीक तो है ना? लेकिन अगले ही पल सबकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसने इस समय मन्नत को अपनी बाहों का सहारा दे रखा था। सहानी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सिद्धार्थ! सबकी नज़र अब सिद्धार्थ पर टिक गई थी। मन्नत लगभग बेहोश थी और उसे अपनी बाहों में थामे खड़ा था वही शख्स जिसकी एंट्री वेदांश और मन्नत की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिर कौन है सिद्धार्थ? जानने के लिए इंतजार करिए मन्नत एक जुनून भाग 42। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।